अपने इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज वाले पिलर पे हम अटके थे। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी एनवायरनमेंट वर्सेस इकोनॉमी और नेशनल लेवल पे क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं। उसके अंदर थियरी में हमने देखा ये गो एरिया नो गो एरिया क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, पार्क्स और सेंचुरी में क्या अंतर है, कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स इसमें क्या अंतर है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये सारी क्या चीजें थे थियरी में बात करी। सेकंड पिलर हमने देखा आजादी से पहले और आजादी के बाद वन पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन कौन से कानून थे। साथ ही साथ भारत के संविधान में ये फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर 7 शेड्यूल में ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और रेसिडुअल मैटर कौन कौन से। एनवायरमेंट वाज अ रेसिडुअल टॉपिक, तो उसके ऊपर क्या क्या कानून वगैरह चल रहे थे। थर्ड हमने देखा कि अभी के पूरी सिस्टम के अंदर क्या क्या खामियां हैं और उसे सुधारने के लिए टू रिव्यू द एनवायरमेंटल लॉज सरकार ने एक कमिटी का गठन किया था अंडर फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी TSR सुब्रमण्यम, जिसको हमने बोला ग्रीन लॉ पैनल। तो ये ग्रीन लॉ पैनल की मुख्य प्रमुख रिकमेंडेशन क्या क्या थी। एक तो उन्होंने बात करी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में कुछ सुधार, वो आप याद करो 1 से लेकर 6 शेड्यूल थे, वर्मिन्स एंड पेस्ट, वो वाली बात। देन वो WII वालों को एक्सपर्ट स्टेटस देना है, बॉर्डर एरिया में BSF उनके अफसरों को पावर्स देने हैं, वो सारी बातें। सेकंड, एनवायरमेंट क्लियरेंस में दिक्कतें आ रही हैं तो एक नया कानून बने एल्मा, एनवायरमेंट लॉ मैनेजमेंट एक्ट, और उसके अंतर्गत कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई जाए, नीमा एंड सीमा, जो कि कैटेगरी ए कैटेगरी बी प्रोजेक्ट के ऊपर एनवायरमेंट क्लियरेंस की प्रक्रिया करे। और इस पूरी सिस्टम को फास्ट ट्रैक करने के लिए पब्लिक हियरिंग नॉर्म्स में कुछ डायल्यूशन करेंगे, लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्लियर करने के लिए कुछ डायल्यूशन करेंगे, वो सारी बातें करी। पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ छोटे मोटे सुझाव, और अंत में ऑर्गेनाइजेशनल रिफॉर्म्स के नाम पे AICT के माफक एक अलग से शैक्षणिक संस्थान जो कि टेक्निकल स्टैंडर्ड्स तय करे एनवायरमेंट रिलेटेड कोर्स के लिए, एंड एक नई ऑल इंडिया सर्विस का हम गठन करेंगे। तो वो सारे मुद्दे हमने देखे थे। सो नेशनल लेवल पे अपने ये कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन महत्वपूर्ण, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट महत्वपूर्ण, वो सारी मुद्दे हमने लास्ट लेक्चर में बात करी। आज के लेक्चर में हम थोड़ा जूम आउट करके पूरे विश्व के ऊपर देखेंगे कि ये क्लाइमेट फाइनेंस वो और फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड के बीच क्या चल रहा है, लीमा समिट, पेरिस समिट, वो सारी बातें। एज सच एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी टॉपिक से जो MCQ निकलते हैं, क्या क्या फोकस करना चाहिए फॉर द प्रीलिम्स। फर्स्ट थिंग, फ्लोरा फौना के ऊपर, एक तो वो कहाँ पे पाई जाती है और पर्टिकुलरली ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनका लोकेशन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क के अंदर है, पहली बात। सेकंड थिंग, कुछ सालों से एक ट्रेंड रहा था, आपको कोई रैंडम फंगाई या आल्गी का नाम देके उसका बायोटेक्नोलॉजी में क्या यूज है, एक तो वो कहाँ से मिलती है और क्या उसका यूज है, उस प्रकार के MCQ निकलते थे। जो भी हिंदू के अंदर ऊपर यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आप देखेंगे। मैंने यहाँ स्ट्राइक आउट इसलिए कर लिया कि आज के लेक्चर में हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेस का लिस्ट, उनका केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इस प्रकार के फैक्टॉइड्स। देन वहीं पर कॉज कॉन्सिक्वेंसेस, असर्शन, रीजनिंग टाइप के सवाल जो निकल सकते हैं। प्रमुख मुद्दा अपना रहेगा ये क्लाइमेट फाइनेंस। तो उसके अनुसंधान में जो जो समिट्स, कन्वेंशन, ऑर्गेनाइजेशन बने क्रोनोलॉजिकली, फिर उनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उनके चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल कौन है और उसके ऊपर पेरेंट बॉडी कौन सी है, जो भी समिट हुई तो उनका लोकेशन, थीम, आउटकम क्या रहा, और इन सब के अंतर्गत भारत को ये कैसे असर करता है, इम्पैक्ट भारत के ऊपर कैसे, वो जनरल स्टडीज उसका मुख्य परीक्षा का पेपर 2, वहां पर हम उसके रिलेटेड कुछ चर्चा करेंगे। और अंत में भारत के स्वयं के अपने ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज और दूसरे जो भी बजट टैक्सेशन में प्रावधान किए गए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। खैर, तो इस प्रकार से आज एलिट पिलर में हमने जो चर्चा करनी है, 5 पिलर पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट विल बी इन द ईयर 1992 अर्थ समिट हुई रायो डी जेनेरियो में, तो वहां से क्या क्या एवोल्यूशन होके बाहर आया। फिर इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका 5th असेसमेंट रिपोर्ट, वहां पर से MCQ रिलेटेड जो जो फैक्टर्स तैयार करने हैं। ग्रीन हाउस गैस को कंट्रोल करने के लिए क्योटो समिट से लेके अपनी ये लीमा समिट और फिर पेरिस समिट तक, तो ये पूरा रोड मैप क्या है उसकी चर्चा करेंगे। इस पूरे मसले पर ये जलवायु परिवर्तन के अनुसंधान में भारत का ऑफिशियल रुख क्या है उसकी चर्चा करेंगे। और जलवायु परिवर्तन के सामने जो भी लड़ना है तो ढेर सारा पैसा चाहिए, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म क्या है और अपने भारत देश के अंदर से ही ये बजट, टैक्सेशन और दूसरे स्कीम, सब्सिडी के नाम पे क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। सो और फर्स्ट टॉपिक, रायो से लेके अब तक का एवोल्यूशन। इन द ईयर 1992
ब्राजील का शहर रायो डी जानेरियो, वहां पर एक समिट हुआ जिसका नाम था अर्थ समिट। अर्थ समिट के फॉलो अप में 3 बड़ी चीजें हुई। पहली चीज थी कि हमने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो 92-93 के अंदर ये काम शुरू हुआ। उसके आगे अनुसंधान में कार्टाजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000 में बना। आईची टारगेट्स ABCDE उस प्रकार के वो 2010 में बने, और नगोया जेनेटिक रिसोर्सेज का प्रोटोकॉल वो भी 2010 में बना। ये पूरा मसला क्या है, अपनी साइट पे आपको बैक एंड में थियरी और डिटेल्स मिल जाएंगी। सो फर्स्ट पिलर वाज बायोडाइवर्सिटी, और उसमें प्रमुख चीज क्या है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो अर्थ समिट का ये पहला मुद्दा। दूसरा आउटकम आया कि ये क्लाइमेट चेंज के सामने लड़ना है। उसके अनुसंधान में क्या हुआ, अर्थ समिट होने से पहले ही इन द ईयर 1988 इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC वो बन गया था। अर्थ समिट और उसके बाद क्या हुआ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 92-93 में वो बना। फिर नियमित रूप से वो किसी न किसी शहर में समिट करते रहे। ऐसी एक समिट हुई 97 में जहां से क्योटो प्रोटोकॉल बाहर आया। पैरेलल टू दैट आगे चल के भारत सरकार ने क्या किया, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC वो 2008 में बना। आगे ये क्योटो जिस प्रकार से समिट हुई उस प्रकार से नियमित रूप से समिट हो रही थी। दिसंबर 2014 में कहां पर हुई, पेरू के लिमा सिटी में, और दिसंबर 2015 में कहां पे होगी, फ्रांस के पेरिस शहर में। तो अर्थ समिट का फर्स्ट पिलर था बायोडाइवर्सिटी, सेकंड पिलर वाज क्लाइमेट चेंज, और वह यहां पर प्रमुख बात क्या है, UNFCCC, एंड थर्ड वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके लिए समिट से बाहर निकला एजेंडा 21। रायो समिट हुई इन द ईयर 1992। उसके 20 साल बाद मतलब 2012 में वापस उसी शहर में एक समिट की गई जिसे बोला गया रायो +20। पैरेलल टू ऑल दिस साल 2000 में यूनाइटेड नेशंस द्वारा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वो चीज लेके आए, और उसका डेडलाइन था 2015 तक कुछ करना है। अब वो 2015 आ गया, तो अब उसके बाद आप क्या करोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाएंगे, ऐसा कुछ चल रहा है। और अभी बड़ा पिक्चर क्या है कि ये 2020 के बाद क्लाइमेट चेंज में क्या करना है वो तय होगा पेरिस समिट में, और उसी प्रकार सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना है ये एक अलग से पिलर चला है। तो इन दोनों के बीच कोई कोऑर्डिनेशन सातत्य लाना है, ये है अपना बड़ा पिक्चर। सो अर्थ समिट 92, 3 उसके बच्चे, एक तो बायोडाइवर्सिटी, दूसरा क्लाइमेट चेंज, एंड थर्ड वाज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ समय पहले एक पिक्चर देखी, एक्समेन द डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट। उसका फंडा ये था कि उसका हीरो भूतकाल में जाके किसी साइंटिस्ट का असैसिनेशन रोक देता है, एंड देन एंटायर कोर्स ऑफ हिस्ट्री इज चेंज्ड। अगर आपको ऐसा मौका मिले देन परहैप्स यू कुड ट्राई, जाके अर्थ समिट आप रोक दीजिए, तो कई सारे देशों के बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी मेहनत कम हो जाएगी। खैर थियरी में अब आते हैं। अपना एक मुद्दा था कि ये रायो समिट, दूसरा है IPCC और उसका 5th असेसमेंट रिपोर्ट AR5। पहले थियरी देख लेते हैं कि IPCC और ये UNFCCC इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट तो फुल फॉर्म इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। IPCC चर्चा में क्यों रहता है, बिकॉज ऑफ इट 5th असेसमेंट रिपोर्ट जो कि 2014 में निकला। और UNFCCC चर्चा में क्यों रहता है, उसका ये क्योटो प्रोटोकॉल, और वो 2020 में खत्म होना है, तो उसके पहले कोई नई चीज लेके आते हैं, ये लीमा समिट, पेरिस समिट, ये कुछ चल रहा है, तो इन कारणों से ये दोनों चर्चा में रहते हैं। सेकंड MCQ के लिए IPCC तो रचना कब हुई, इन द ईयर 1988, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP प्लस वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, और हेडक्वार्टर कहां पर है, जिनेवा में है। तो सामने अपना UNFCCC कहां से निकला, ये रायो अर्थ समिट 92 में हुए। उसके बाद चलते चलते इट स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम द ईयर 1993। हेडक्वार्टर इनका कहां पर है, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटेरिएट के साथ ही लगा है न्यूयॉर्क में। आगे मेंबरशिप के बारे में IPCC के 195 है, इसके 196 है। IPCC के पहले चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और इनका हेड कौन है, UNFCCC का क्रिस्टीना फिगर्स एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है। अब क्योंकि अपना मेन मुद्दा है अभी IPCC, तो जरा थियरी वाल देखते हैं। 2007 में IPCC और अल गोर को नोबेल पीस प्राइज मिला, ये ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए। और क्योंकि उस वक्त चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र पचौरी, तो उन्होंने भी ये साथ में उनको प्राइज ये मिला था। खैर फरवरी 2015 में सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। एज सच इन्होंने पिछले 13 साल तक इस बॉडी में सर्व किया है।
अब सवाल कि नया चेयरमैन कौन और कैसे आएगा। जो हमने पहली स्लाइड में देखा, आईपीसीसी के 195 मेंबर्स हैं। अक्टूबर में इनकी एक समिट होगी और वहां सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान के जरिए नए चेयरमैन की नियुक्ति होगी। एज सच आईपीसीसी के नीचे उनके अलग अलग ब्यूरो चीफ भी रहते हैं, जिनके लिए रीजनल कोटा होता है, मतलब ये एशिया के लिए, ये अफ्रीका के लिए, तो वहां उनकी एक प्रकार की रिजर्वेशन सिस्टम। ऊपर ये उनका मेन जो चेयरमैन बनेगा, वहां पर जस्ट सीक्रेट बैलेट सिस्टम। और चर्चा में क्यों है अपना 5th असेसमेंट रिपोर्ट, जो कि 2014 में आया, AR5। तो बस अब उसके रिलेटेड जो भी सर्वे में बताया गया है वो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हमने तैयार करना है। तो एक एक करके मुद्दे देखते हैं। फर्स्ट थिंग, सो कॉल्ड इकोलॉजिकल ओवरशूट, उसकी चर्चा की। आप समझिए, मानव प्रजाति है तो हम पेड़ काटते हैं, पशु पक्षी मार के खा जाते हैं, दैट इज अवर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एक प्रकार से हम प्रकृति से कुछ ले रहे हैं, तो दैट इज वन टाइप ऑफ डिमांड। और इसे कैसे व्याख्यायित करेंगे, पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड विथ कंजम्पशन पर पर्सन मल्टीप्लाइड विथ फुटप्रिंट इंटेंसिटी। तो ये एक चीज बनी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। सामने पृथ्वी, प्रकृति हमें कुछ सप्लाई कर रही है, हमने पेड़ काट दिए तो वो नए बनाएगी, हमने इतना ग्रीन हाउस गैस जनरेट किया तो वो पेड़ों के द्वारा उसे एब्जॉर्ब कराएगी, पशु पक्षी जो मार दिए तो नए आते रहेंगे। सो दैट इज द बायो कैपेसिटी ऑफ द अर्थ, मतलब वो प्रकृति हमें कुछ सप्लाई कर रही है। इसे आप कैसे व्याख्यायित करेंगे, बायो कैपेसिटी और सप्लाई इक्वल्स एरिया मल्टीप्लाइड विथ बायो प्रोडक्टिविटी। फॉर की फिर उसकी किसकी बायो प्रोडक्टिविटी ज्यादा कम है, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो सब आप मैंग्रोव ओशन वो सब देख लेना। चर्चा में इसलिए सर्वे बोलता है, अगर हम ग्राफ पे इसे प्लॉट करें कि अर्थ की बायो कैपेसिटी वो कितना जनरेट कर पा रही है, और सामने मनुष्य की इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की वो कितना डिमांड कर रहा है, तो आप ग्राफ पे ये दोनों लाइनों को अंकित करें, पता चलेगा कि अपनी डिमांड प्रकृति की सप्लाई से ज्यादा हो गई है। तो ये जो बीच में गैप बना, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल ओवरशूट। और सर्वे ने ये भी बताया है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से लेके साल 2100 तब तक मनुष्य प्रजाति के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल अलाउंस है अराउंड 2900 गीगाटन्स, लेकिन उसका 2/3 तो हमने अभी तक इस्तेमाल कर ही लिया है, और बाकी का इसी लाइन पे चलते रहे तो 30 सालों में खत्म हो जाए। उसके बाद क्या होगा, ओनली गॉड कैन नो। सो ऐसा तो ऐसी बहुत सारे कंसेप्ट डेफिनेशन आती रहेगी, बट सिंस दिस इज गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे तो तैयार करना पड़ेगा। याद रहेगा, ये सप्लाई डिमांड और असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ पूछ सकते हैं। उसके अनुसंधान में अगर हमने थोड़ा और विजुलाइज करना हो, अर्थ कैपेसिटी टू रीजनरेट और बायोडिग्रेड, और सामने मनुष्य क्या कर रहा है, बायोमास कंजम्पशन करता है, वेस्ट फैलाता है, लिटर फैलाता है। तो क्योंकि मनुष्य ये ज्यादा कर रहा है कंपेयर टू द कैपेसिटी ऑफ अर्थ टू रीअब्सॉर्ब, उस कारण से ये इकोलॉजिकल ओवरशूट हो रहा है। एक एनजीओ है जिसका नाम है ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क। ये लोग हर साल इकोलॉजिकल ओवरशूट डे मनाते हैं, या इकोलॉजिकल डेप्थ डे। 2014 में ये बनाया गया अगस्त महीने में, अगस्त मतलब साल का 8वां महीना। सो इन अ वे दे आर कन्वेइंग कि पूरे साल में अपना जो भी अलाउंस था उसका वो पूरा अलाउंस हमने 8वें महीने में ही खत्म कर दिया, और बाकी के 4 महीने हम अगले साल की क्रेडिट पे जीवित हैं। और इसी प्रकार अगर चलता रहा तो 2030 तक हमने एक नहीं 2 पृथ्वियां चाहिए जो कि अपना ये पूरा अब्सॉर्ब कर पाए। सो याद ये रखना है एमसीक्यू में कि ये अर्थ ओवरशूट डे वो कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होता, वो हर साल बदलता रहता है डिपेंडिंग कि आपने कितना बजट खा लिया। स्पेसिफिक डे पे अगर कुछ मनाया जाता है तो वो है अपना वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 5 को, और अर्थ डे जो मनाते हैं मार्च 29 को। और अर्थ डे कौन मनाती है, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और फंडा ये है कि रात को 1 घंटा आपने स्विच ऑफ द लाइट्स, और 2007 से ये लोग ये काम कर रहे हैं। 2014 में एमसीक्यू निकाल दिया। अर्थ आवर, इसके बारे में आप कौन से स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट इज इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनेप एंड यूनेस्को। सेकंड, इट इज अ मूवमेंट वेयर पार्टिसिपेंट्स स्विच ऑफ द लाइट्स फॉर 1 hour on a certain day every year. And third, it is a movement to raise awareness about climate change and need to save planet. जवाब इसका क्या होगा? पहला वाक्य गलत है, ये यूनेप यूनेस्को नहीं करना, इट इज डन बाय WWF, और दूसरे 2 सही है, सो ओनली 2 and 3। खैर वापस आते हैं कि आईपीसीसी उसका 5th असेसमेंट रिपोर्ट, प्रमुख बात उसने करी इकोलॉजिकल ओवरशूट के बारे में। सेकंड, उसने बात करी ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ा है, उसके चलते फूड सिक्योरिटी को नुकसान और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को नुकसान, इस पे उसने कुछ बातें करी।
फर्स्ट थिंग वो बोला एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ा है। आप शब्दों पे फोकस करिए। एज सच तो वॉल्केनो फटेगा तब भी ग्रीन हाउस गैस तो एमिट होगा ही, बट ही इज नॉट कंसर्न विद दैट। ये क्या बोल रहा है? एंथ्रोपोजेनिक, मनुष्य की प्रवृत्तियों के द्वारा ये ग्रीन हाउस गैस बढ़ा है। क्यों? प्रमुख कारण उसने बताया, एक तो फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और मीट एंड लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री ये भी बहुत ग्रीन हाउस गैस जनरेट कर रही है। सवाल कैसे? आप समझिए, अगर हम किसी पशु को खाना खिलाए और फिर हम उसका मीट खाएं, सो द थिंग इज जितना आपने उसको 100 किलो अनाज खिलाया होगा, सामने वो 5 किलो ही मीट जनरेट कर पाएगा। 5% एफिशिएंसी से वो चल रहा है। तो मतलब एक तो आप उतना सारा अनाज बर्बाद कर रहे हो, सेकंड वो सारा पैदा करने के लिए आपने जितना नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर यूज किया होगा वो भी डिकम्पोज होकर नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा। दैट इज वन टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस। वो जो भी आप कैटल एंड शीप और वो सब एनिमल रियरिंग कर रहे हो, उसका सारा गोबर उससे मीथेन चलता रहेगा। इन सभी पशुओं को पानी पीने के लिए चाहिए, तो और आपने डीजल जनरेटर से निकाला, एंड लाइक दैट। सो मीट इंडस्ट्री इज ऑल्सो जनरेटिंग लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो प्रमुख पहला मुद्दा एंथ्रोपोजेनिक जीएचजी बढ़ा है और उसके इसने ये कारण बताए। दूसरी बात, ये जीएचजी बढ़ने के चलते फूड सिक्योरिटी पे जोखिम है। पहला मुद्दा, ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में व्हीट, राइस और मेज इन तीनों का उत्पादन कम होगा। सेकंड पॉइंट, इंडो गैंजेटिक प्लेन में गेहूं का उत्पादन पहले से 50% उसमें कमी आएगी। लेकिन एक देश के लोगों को मजा आएगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान के माउंटेनियस रीजन में क्योंकि गर्मी बढ़ती जाएगी तो वो बर्फ पिघल के वो ज्यादा, सो उसके चलते वो एक साल में 2 बार फसल ले पाएंगे, व्हीट एंड मेज। सो बट आप समझिए, पाकिस्तान इतना छोटा देश और उसके चुनिंदा माउंटेन्स और सामने पूरे विश्व में, आप समझो अगर इंडो गैंजेटिक प्लेन में व्हीट प्रोडक्शन 50% कम हो गया, सो ओवरऑल नेगेटिव रहेगा। तो पहला मुद्दा ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगा और उसके चलते फूड सिक्योरिटी को खतरा। ये मुद्दे वर्ड बाय वर्ड इसलिए देखने हैं क्योंकि उसे ट्विस्ट करके पूछ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेड इन द 5th असेसमेंट रिपोर्ट, और फिर बोल सकते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन में राइस कल्टीवेशन कम होगा बट टेम्परेट रीजन में वो बढ़ेगा, और फिर आप तुक्केबाजी मारो कि हाँ राइस, और ये तो गलत हो सकता है। दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। अब तीसरा मुद्दा कि एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस बढ़ा तो फूड सिक्योरिटी को खतरा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खतरा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खतरा कैसे? फर्स्ट थिंग, नेचुरल डिजास्टर की मात्रा बढ़ती जाएगी और उसमें जो भी जानमाल का नुकसान हुआ। सेकंड, क्योंकि तेज बारिश, तपती गर्मी के चलते आउटडोर एक्टिविटीज कम होगी। अब सवाल होता है ये कैसे नुकसान करेगा? आप समझिए, अगर रोड मैन्युअली बना रहे हैं तो वो मजदूरों की पहले से एफिशिएंसी कम हुई। उसी प्रकार जो भी लोग मोटरसाइकिल पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, अब वो सोचेंगे कि क्योंकि इतनी गर्मी, इतनी बारिश है, तो चलो ईएमआई पर कार ले लेते हैं और उसमें एसी चलाएंगे। नाउ सिंस कार इज लेस फ्यूल एफिशिएंट देन मोटरसाइकिल, तो वो इस हिसाब से, और तो एक विशियस साइकिल क्रिएट होती जाएगी। उसी प्रकार तापमान के बढ़ते जापानीज इंसेफेलाइटिस, डेंगू, इस प्रकार के रोगों का प्रमाण भी बढ़ेगा। और इन तीनों मुद्दों के चलते कॉस्ट ऑफ लिविंग विल इंक्रीज। बिकॉज ऑफ दैट परचेजिंग पावर वो कम होता जाएगा, गरीबी बढ़ती जाएगी और वो इस पूरी समस्या को और बढ़ाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिशरमैन और गरीब होते रहे और सरकार फिर बोलती है कि ये वाली ऋतु वो मछलियों के प्रजनन की ऋतु है तो आप समंदर में मत जाना, स्टिल दे विल गो। क्यों? क्योंकि वो गरीब हैं। सेम वे, और फिर वो और समंदर के अंदर जितना डीजल अपने बोट लेके जाएंगे, अगेन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता जाएगा। सेम वे, गरीब लोग हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, एलपीजी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो और लकड़ियां काटेंगे फॉर फायरवुड कलेक्शन, और तो मतलब विशेष साइकिल और बढ़ती जाएगी और उसके चलते ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता जाएगा और पूरी सिस्टम खतरे में आती रहेगी। ओके, सो 5th असेसमेंट रिपोर्ट, एक मुद्दा था इकोलॉजिकल ओवरशूट, दूसरा था ये ग्रीन हाउस गैस, फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमी। अब आगे कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन तो बड़ा है, तो सोर्स वाइज और कंट्री वाइज रैंकिंग क्या है, एमसीक्यू में रटना है। आईपीसीसी ने अपने रिपोर्ट में जो डेटा दिया वो एज साल 2010 का है और सर्वे में भी यही चलाया है। सोर्स वाइज देखें, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कहां से निकलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट प्रोडक्शन के लिए 25%, 1/4 तो यहीं से आते हैं। तो नंबर 1 ये। दूसरे नंबर पे एफओएल, दैट इज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट एंड अदर लैंड यूज, उसमें से 24%। अब सवाल ये कैसे? आप समझिए, एग्रीकल्चर, आप खेती कर रहे हैं, नाइट्रो बेस्ड फर्टिलाइजर यूज करोगे, उसके अंदर डिकम्पोजिशन से नाइट्रस ऑक्साइड निकलेगा, देन इट इज वन टाइप ऑफ ग्रीन हाउस गैस। उसी प्रकार जो भी गोबर वगैरह है, मीथेन निकलता गया। सो एपोलो भी बहुत सारा जीएचजी एमिट कर रहा है। थर्ड रैंकिंग में आएगा इंडस्ट्री, उसके बाद ट्रांसपोर्ट,
फिर अदर एनर्जी यूज एंड लास्टली बिल्डिंग्स। बिल्डिंग में से कैसे वो एसी और वो सारी चीज आप यूज करोगे तो। सो अगेन असेंडिंग डिसेंडिंग में याद रखना है फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यू। सोर्स के यूज रैंकिंग देख लिया। अब कंट्री वाइज कम से ज्यादा उस प्रकार से प्रमुख देशों में सबसे कम कौन सा, तो साउथ अफ्रीका 0.9%। आप समझिए नेपाल और मालदीव उससे भी कम करते होंगे, बट वो सारे आ जाएंगे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। हम केवल प्रमुख देशों की बात कर रहे हैं। उसकी तो साउथ अफ्रीका में सबसे कम, उससे थोड़ा ज्यादा कनाडा, फिर इंडिया, जापान, ब्राजील, रशिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, यूएसए और फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यूएस आप देखो 20% से ज्यादा, मतलब 1/5 तो यही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ऐसा ही यूरोपियन यूनियन का है। अब इस रैंकिंग में आप देखिए भारत का नंबर 1 2 3 4 करके 8वें स्थान पे हम लोग हैं। तो बहुत सारे ये मीडिया वाले और पर्टिकुलरली फर्स्ट वर्ल्ड एंड वेस्टर्न मीडिया वो जो डिफेम कर रहा है, एज सच वी आर 1 नंबर पे, हम उतने जिम्मेदार नहीं हैं। आगे बात, ये तो सभी प्रकार के सोर्स से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ उसका रैंकिंग बनाया। यदि हम केवल फॉसिल फ्यूल और सीमेंट उस इंडस्ट्री से निकलने वाले जीएचजी की बात करें तो उसमें नंबर 1 है चाइना, दूसरे नंबर पे आएगा यूएसए और तीसरे नंबर पे आएगा यूरोपियन यूनियन। आगे बात, अगर पर कैपिटा एमिशन की बात करें सभी चीजों में तो वहां पर इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका वो टॉप पे नहीं, बॉटम 100 कंट्रीज के अंदर आएगा। अब ये भी सवाल कि इतना छोटा छोटा फैक्टर तैयार करने की क्या आवश्यकता है। बहुत साल वो पहले सलमान खान और जैकी श्रॉफ की एक मूवी आई थी बंधन, और वहां पर सलमान खान क्या बोलते हैं, जो जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा। यहां पर ये छोटे छोटे फैक्टर मैंने क्यों लिखे हैं, बिकॉज दीज आर गिवन इन इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो उसमें से फिर उसे मूड आए और कुछ बना के पूछ ले, दैट्स व्हाई वी हैव टू, जैसा वहां पर जीजाजी बोलेंगे वो मैं करूंगा, सेम वे यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे जो बोलेगा वो मैं करूंगा। और बहुत ज्यादा भी नहीं है, ओनली 2 वॉल्यूम्स और उसमें एक 2 चैप्टर ही रटने हैं। सो जो प्रमुख बातें हैं मैंने कवर कर ली। आगे उसी रट्टेबाजी में ये तो हमने देखा पूरे विश्व में क्या, केवल ब्रिक्स देशों की बात करें वहां पर सबसे कम किधर, यहाँ अगेन साउथ अफ्रीका, फिर इंडिया उसे थोड़ा ज्यादा एमिट करता है, फिर ब्राजील, फिर रशिया एंड लास्टली चाइना। मतलब मैक्सिमम कौन है, चाइना। अगेन ये भी रट के इसलिए जाना है बिकॉज तुक्केबाजी में चाइना तो चलो वो तो हाँ नंबर 1 रहेगा, दूसरे नंबर पे कंफ्यूजन हो सकता है, कुछ लोगों को लग सकता है इंडिया, बिकॉज रशिया इज वन टाइप ऑफ एनेक्स 1 कंट्री जिन्होंने खुद प्रतिज्ञा ली है कि हम जीएचजी कम करेंगे। सेम भी साउथ अफ्रीका, ब्राजील कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये भी एक रैंकिंग याद करके जाना है। आगे बात, 5th असेसमेंट रिपोर्ट, पहले हमने देख लिया इकोलॉजिकल ओवरशूट, फिर की एंथ्रोपोजेनिक जीएचजी बड़ा है, फूड सिक्योरिटी इकोनॉमी, तीसरे में हमने रैंकिंग की बात करी। आगे उसने बोला बाय द एंड ऑफ 21st सेंचुरी क्या होगा, प्रोजेक्शन उसने डाले। अगर लो एमिशन सिनेरियो हुआ तो 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, हाई एमिशन सिनेरियो में 2 डिग्री और वर्स्ट के सिनेरियो में 4.8 डिग्री सेल्सियस। और यदि हमने वो इकोलॉजिकल ओवरशूट और ये डिजास्टर और वो सारी चीजों से लड़ना है, देन हमने प्री इंडस्ट्रियल टाइम जोन में जो तापमान था उससे केवल 2 डिग्री ऊपर या फिर 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उतना ऊपर, उसी रेंज में हमने ग्लोबल वार्मिंग को काबू में करना होगा, अदरवाइज इट विल लीड टू मेनी बैड थिंग्स। सो हमेशा या क्योटो प्रोटोकॉल की बात हो, पेरिस समिट की, आईपीसीसी, सभी की क्या है एक मुद्दा, प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो भी तापमान था उससे 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर में ही हमने ग्लोबल वार्मिंग को काबू में करना है। सो फार वी डिस्कस्ड, एक तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ा, इकोलॉजिकल ओवरशूट, फूड सिक्योरिटी को तकलीफ, इकोनॉमी को तकलीफ, और रैंकिंग में सोर्स वाइज, कंट्री वाइज ये कुछ मुद्दे देखे। तो अपना आज के लेक्चर का फर्स्ट पिलर इज ओवर कि ये रहा एवोल्यूशन, 3 चीजें निकली थी। एक तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे, क्लाइमेट चेंज से लड़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाएंगे, आगे आईपीसीसी और उसका 5th असेसमेंट रिपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि ये आईपीसीसी ने तो बोला ग्रीन हाउस गैस खतरनाक है और ये नुकसान कर सकता है, तो इसे कम करने के लिए आप क्या करोगे, फ्रॉम रायो टू लीमा टू पेरिस समिट, उसकी बात कर।